गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के लेसन 4 आय और रोज़गार के निर्धारण को आपको बताने जा रही हूँ। तो इस लेसन को ध्यान से समझिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ समझने की फार्मूला हैं, तो उसको शुरू से ही समझते हुए चलिएगा और इसके नोट्स बनाते चलिएगा। तो आय और रोज़गार के निर्धारण में हमने राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, ब्याज की दर इत्यादि के मूल्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का अन्वेषण किए बिना ही एक तदर्थ रूप में इनके संबंध में चर्चा की है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का मौलिक उद्देश्य इन परिवर्तनों के मूल्य को निर्धारित करने के प्रकरणों का वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरणों अर्थात मॉडलों का विकास करना है। आय के निर्धारण में कुछ प्रश्नों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि की अवधि अथवा मंदी, अथवा कीमत स्तर में वृद्धि अथवा या बेरोजगारी में वृद्धि के क्या कारण हैं। एक ही समय इन सभी परिवर्तनों को बताना कठिन है। जब हम किसी परिवर्त विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य सभी परिवर्तनों के मूल्य को स्थिर रखना चाहिए। ये प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्ररूपी रूढ़ीकरण है, जिसे सैटेरिस पारिबस, जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें, की मान्यता कहते हैं। समग्र मांग और इसके अवयव। राष्ट्रीय आय लेखांकन वाले अध्याय में हम, जो कि आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था, हम उपभोग, निवेश अथवा किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्गत, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी के रूप में आप जानती हैं, के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। इन पदों के दो अर्थ होते हैं। अध्याय 2 में इनका प्रयोग लेखांकन के अर्थ में हुआ है, जो कि आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था, जिससे किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है। इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्यों को हम इन मदों का यथार्थ माप कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम इसे स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए कि उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 100 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है, अतः इस वर्ष में उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है। उसने योजना बनाई है, इसलिए नियोजित निवेश 100 रुपये है। किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उसकी विक्रय मात्रा में उस परिमाण से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 30 रुपये मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 100 - 30 बराबर 70 रुपये की वृद्धि होती है। उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, जबकि यथार्थ निवेश क्या हुआ, 70 रुपये। तो अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को ही हम उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं। फिर आता है उपभोग। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू इकाई है। एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है। यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग तो होगा ही, क्योंकि उपभोग की ये मात्रा आय से स्वतंत्र है, तो इसे स्वतंत्र उपभोग भी कहा जाता है। इस कथन की व्याख्या को हम इस समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। C बराबर C बार प्लस स्मॉल c इंटू वाई। C बार, जो C के ऊपर लाइन लगी इसको C बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे C क्या है? C घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। ये दो अवयवों से मिलकर बना है। एक है स्वतंत्र उपभोग, जिसको C बार कहते हैं, और प्रेरित उपभोग, जिसको C वाई कहते हैं। स्वतंत्र उपभोग के द्वारा अंकित किया जाता है तथा ये उस उपभोग को दर्शाता है जो आय से स्वतंत्र है। यदि आय के शून्य होने पे भी उपभोग हो रहा है तो ये स्वतंत्र उपभोग के कारण है। मतलब आय कुछ भी नहीं है लेकिन तब भी उपभोग हो रहा है, हम चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, किसी से लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्र उपभोग है। उपभोग का प्रेरित अवयव C वाई उपभोग की आय पर निर्भरता को दर्शाता है। यदि आय में 1 रुपये में वृद्धि हो तो प्रेरित उपभोग में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC अर्थात की वृद्धि होगी। इसे आय में परिवर्तन होने पे उपभोग में परिवर्तन के दर के रूप में समझाया जा सकता है। तो ये जो है MPC बराबर हो गया डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। C क्या था? घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग, तो उसमें परिवर्तन हो गया।
और y क्या है, i है, तो डेल्टा c बटे डेल्टा y बराबर हो गया c के। आइए हम देखें कि MPC के क्या क्या मान हो सकते हैं। जब I में परिवर्तन होता है तो उपभोग डेल्टा C में होने वाला परिवर्तन कभी भी I डेल्टा Y में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता। स्मॉल c का मान अधिकतम 1 हो सकता है। दूसरी ओर हो सकता है कि I में परिवर्तन होने पे उपभोक्ता अपने उपभोग में परिवर्तन ना करे, मतलब I में उसके परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन अपना उपभोग वैसे ही रखे, जो यूज़ कर रहा है उसको ऐसे ही रखे। इस स्थिति में MPC इक्वल टू 0। सामान्यतः इसका मान जो है 0 तथा 1 के बीच में होता है। तो 0 तथा 1 को मिलाकर इसका अर्थ ये हुआ कि आय में वृद्धि होने पे या तो उपभोक्ता उपभोग में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करेगा, MPC बराबर 0, या आय में होने वाली सारी वृद्धि को उपभोग पर खर्च कर देगा, MPC बराबर 1। यानी उपभोग में बिल्कुल वृद्धि नहीं करेगा। अगर आय में वृद्धि हो रही तब MPC 0 होगा, और अगर आय में वृद्धि हो रही है तो उपभोग बढ़ा दे रहा है तब MPC 1 हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में इसको इस तरह लिख सकते हैं, MPC इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। MPC 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। कल्पना कीजिए कि कल्प देश नायक एक देश है जिसका उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.8 y के द्वारा दिया जाता है। ये दर्शाता है कि जब कल्प देश में कोई भी आय नहीं होती, इसके नागरिक 100 रुपये की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। कल्प देश का स्वतंत्र उपभोग 100 रुपये है। इसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। इसका अर्थ ये है कि कल्प देश में 100 रुपये की आय वृद्धि होती है तो उपभोग में 80 रुपये की वृद्धि होगी। आइए हम इसके एक और पहलू बचतों को देखते हैं। बचतें आय का वो भाग है जो उपभोग नहीं किया गया। अन्य शब्दों में बचत S बराबर y माइनस C। तो इसमें जो है y जो है वो आय है और C घरेलू उपभोग है ना। तो S के ऊपर आय लिखा है, ये y के ऊपर है। हम सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS को आय में वृद्धि होने पर बचत में परिवर्तन के दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो MPS बराबर डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, जिसको हम S लिख सकते हैं क्योंकि S बराबर होता है y माइनस C। कुछ और परिभाषाएं हैं। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति जिसको MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन है। इसे C से संकेतित किया जाता है और डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y के बराबर होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन है। इसे S से संकेतित किया जाता है और इसे ये 1 माइनस C के बराबर होता है। इसका निहितार्थ है कि निहितार्थ मतलब है कि S प्लस C इक्वल टू 1 हमेशा आएगा। फिर आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है क्या है आपका, यहाँ पे APC है। ये प्रति आम इकाई उपभोग है जिसको हम C अपॉन Y लिखते हैं। और औसत बचत प्रवृत्ति APS है, ये प्रति आय इकाई बचत है, यानी इसको हम S अपॉन Y लिखेंगे। तो इसमें जो है फार्मूला क्या आएगा, S बराबर जो ऊपर फार्मूला लिखा है MPS बराबर डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू S। तो और S बराबर है y माइनस C, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S बराबर डेल्टा Y माइनस C अपॉन डेल्टा Y। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y आएगा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y आएगा। डेल्टा Y कट के 1 आ जाएगा और डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y को यहाँ परिभाषा के आधार पे हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। तो S बराबर आ जाएगा 1 माइनस C, जो कि सीमांत बचत प्रवृत्ति में लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है, S प्लस C इक्वल टू 1। तो बच्चों आज हम इस लेसन में आपको वीडियो 1 में यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके नोट्स बना लीजिएगा और अपनी बुक से भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे हम सेकेंड वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।